गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया था हमारा, जो कि पादप के अंदर जनन की विशिष्ट विधियां था। नेक्स्ट चैप्टर जो अब हमारे पास है वो फिफ्थ चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध फिफ्थ चैप्टर ये हमारा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की या कोशिका। सेल या कोशिका क्या होती है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग? कोशिका बोलते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाएं जो संपन्न होती हैं, किसके कारण होती हैं? उसमें उपस्थित कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य के कारण उसके अंदर विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के गुण जो हम देखें तो इसको समझने के लिए, जीव द्रव्य के जो गुण हैं इसको समझने के लिए कोशिका में कुछ भौतिक और रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, भौतिक व रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। तो वाटर रिलेशन जो है प्लांट के अंदर, उसको हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास हम एक कोशिका की बात करें, जो कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इस कोशिका में क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के द्वारा कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। उपापचय हुआ, गतिगमन हुआ, जो भी जैविक क्रियाएं हैं। लेकिन इन जैविक क्रियाओं को, जीव द्रव्य के अंदर जैविक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ भौतिक व रासायनिक विधियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब ये जो भौतिक व रासायनिक विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं हम लोग। ये विधियां निम्न है। जैसे मान लीजिए एक एक करके पढ़े हम लोग। विसरण, पारगम्यता, सबसे फर्स्ट है विसरण, सेकंड है पारगम्यता। विसरण हो गया, पारगम्यता हो गया, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन, ये सब इसकी विधि है। परासरण, जीव द्रव्य कुंचन। और यदि हम बात करें जीव द्रव्य कुंचन के पश्चात, इसके अंदर एक अंतः शोषण और बचता है। क्या है? अंतः शोषण। इन सभी भौतिक और रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है, किसको समझने के लिए? जीव द्रव्य के द्वारा जो एक्टिविटीज होती हैं। अब विसरण, पारगम्यता, प्राशन, जीव द्रव्य कुंचन और अंतः शोषण, इस चैप्टर में हम इन सारी विधियों को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक विधि हम पढ़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट विधि हमारे पास आती है वो क्या होता है? विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करना? गमन करना।
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। विसरण कहलाता है। अब देखिए, उच्च सांद्रता का मतलब लिया जाता है पदार्थ के जो अणु हैं उनकी मात्रा नजदीक होना या पास पास होना। इसका एग्जाम्पल देखिए हम, जैसे मान लीजिए एक अमोनिया की बोतल है या एक बोतल के अंदर अमोनिया भरा हुआ है और उसका जैसे ही हम ढक्कन ओपन करते हैं, इसमें क्या भरा हुआ है? अमोनिया। ठीक है। अब ये जो अमोनिया है ये एक बोतल के अंदर भरा है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? बोतल के अंदर अमोनिया के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है। जैसे ही हम इस ढक्कन को ओपन करते हैं तो जो अमोनिया के अणु हैं वो खुले माध्यम या हम बोले एक कमरे के अंदर, इस बोतल को रखा है और उसका ढक्कन खोला है, तो कंप्लीट कमरे में अमोनिया के जो अणु हैं, अर्थात एक अमोनिया को हम बोले वो गैस के रूप में पूरा अमोनिया उस रूम में फैल जाता है। तो उच्च अणुओं से क्या हुआ? निम्न अणुओं की ओर। बोतल के अंदर ये ज्यादा थे अमोनिया के अणु, बट कमरे में इसकी मात्रा नहीं थी, तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अमोनिया क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए हम, जैसे मान लीजिए परफ्यूम है, उस परफ्यूम को हम एक जो पैकेट में है या बोतल में है उसको यदि हम पुश करते हैं तो उसके जो अणु हैं अपनी उच्च सांद्रता से बाहर निम्न सांद्रता की ओर आते हैं। एक रूम में हमने परफ्यूम को दबाया और कुछ समय पश्चात उस परफ्यूम की उस रूम के अंदर क्या आने लगती है? खुशबू। तो इसको भी हम बोल सकते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। यदि हम और एग्जाम्पल सटीक यही है, यदि और भी इसको इजीली समझना चाहें, जैसे मान लीजिए पानी की टंकी है हमारे पास और ये दूसरी पानी की टंकी है और इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है, इसका वाटर लेवल यहाँ तक है। यहाँ से हम लोग एक इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग नल के द्वारा दोनों के अंदर पानी का क्या कर देते हैं? कनेक्शन करते हैं। अब देखना इसमें कंफ्यूज क्या होगा भाई, ये जो वाटर था अपनी अधिक सांद्रता से किधर जाएगा? निम्न सांद्रता की ओर। और जब तक दोनों का बैलेंस बराबर नहीं हो जाता है, जब तक पानी उच्च सांद्रता से किधर जाता है? निम्न सांद्रता की ओर। और कुछ समय पश्चात जैसे ही इक्वल होगा तो ये एक जगह पानी का लेवल रुक जाता है। हमें इस लेवल को नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर किसको देखना है? जो पानी अपनी उच्च सांद्रता हम बोले जिसमें पानी अधिक था वहां से पानी जिसमें कम था दूसरी टंकी में, जैसे ए और बी बोले, ए में अधिक था तो बी में क्या कर रहा है? ये गमन कर रहा है पानी। तो यहाँ पानी अधिक होने के कारण बी में क्या जा रहा है? प्रभावित हो रहा है। सिर्फ हमें लेवल नहीं लेना है पानी के बाद में समझने के लिए। इससे तात्पर्य ये है जिसके अंदर अणुओं की सांद्रता अधिक होगी वो अपने उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। इस लक्षण को या यह गुण क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। तो क्लियर? विसरण क्या होता है? पदार्थ के अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो अणु हैं वो क्या करते हैं? गमन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विसरण। अब यदि हम बात करें विसरण के अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए स्वतंत्र विसरण है, तो स्वतंत्र विसरण से तात्पर्य लिया जाता है स्वतंत्र विसरण। देखिए कुछ पदार्थ हैं जो अपने ही अणुओं की सांद्रता से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, अन्य से कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र विसरण कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें विसरण की प्रभावित करने वाले कारक, किसकी बात करें? विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक।
विसरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तापमान, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, नेक्स्ट यदि बात करें जिसको हम प्रवणता बोलते हैं, विसरण दाब की प्रवणता। अब देखिए, तापमान का हमें पता, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जो गतिज अणु है पदार्थ के, तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब अणुओं का टेम्परेचर, या हम बोले जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो बढ़ने के दौरान अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या आता है, परिवर्तन। दैट मीन्स तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और विसरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर, तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे विसरण की दर भी बढ़ जाती है। ये विसरण को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। दूसरा मान लीजिए हमारे पास है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके जो घनत्व है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर उसके घनत्व वर्गमूल, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गया? किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर को हम किस लिख सकते हैं, जैसे विसरण की दर को हम R से लिख सकते हैं, बराबर, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती 1/√, डेंसिटी या घनत्व इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विसरण होने वाले पदार्थ के घनत्व। और याद रखें जो घनत्व है हमारे पास उसको हम किससे लिखेंगे, यहाँ D से। किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो विसरण की दर को किससे लिखेंगे, R से। व्युत्क्रमानुपाती 1/√, डेंसिटी या घनत्व। बच गया कौन सा, विसरण की दाब प्रवणता। अणु हमेशा अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गमन। ये अभी हमने विसरण में पढ़ा भी है। अणु हमेशा अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, अर्थात अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अणु की प्राप्ति। अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर, कम सांद्रता क्षेत्र की जो अणुओं की प्राप्ति है वो क्या कहलाएगा, विसरण दाब की प्रवणता। तो इस प्रकार से हमारा विसरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो होता है पारगम्यता। क्या होता है, पारगम्यता।